आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो है कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए जो है ये सूचना मांगा है। सूचना इसलिए मांगा है, आपको सबसे पहले बता दें यहाँ पर कि बिहार में जो प्राथमिकता मिला है बीएड और डीएलएड का जो मैटर है, डीएलएड अभ्यर्थियों की जो प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिकता का जो फैसला आएगा माननीय पटना हाईकोर्ट से, संभवतः इसी जो है आंकड़ा के आधार पर आएगा कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है और बीएड धारक अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। क्या सभी डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो क्या सीटें बचेगी या फिर नहीं बचेगी। सच्चाई यही है, शिक्षा विभाग जो है अभ्यर्थियों से आंकड़ा इसीलिए मंगा रहे हैं। आपको बता दें, इससे ना तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ना ही जो है इसमें किसी प्रकार का जो है अगर कोई अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो बहुत से अभ्यर्थियों का कहना था कि सर अगर हम नहीं भर पाते हैं तो क्या होगा आपके साथ। देखिए आपके साथ कुछ नहीं होगा। रही शिक्षा विभाग के अधिकारी की बात, तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है इस जन्म में जो अभ्यर्थी और ये जो डाटा मांगा जा रहा है इसमें अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो उसका इस जन्म में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अभ्यर्थियों से जो है फॉर्म भरवाया जा चुका है, नियम के बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर अभ्यर्थियों से अब शिक्षा विभाग डाटा मांग रही है तो डायरेक्ट ये मामला जो है कोर्ट जा सकता है। विभाग को अगर डाटा लेना होता और अगर होगा तो वे जो है नियोजन इकाइयों से अब ले सकते हैं क्योंकि अभ्यर्थियों ने अपना काम कर लिया। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी परेशान नहीं हो, इससे कोई फायदा होने नहीं वाला है। हाँ, इससे एक फायदा ये होगा कि जो भी फर्जी अभ्यर्थी है इसका डाटा जो है विभाग के पास रहेगा। भविष्य में अगर किसी भी प्रकार के फर्जी अभ्यर्थी के बारे में आपको शक हो तो आप कंप्लेन करें। कंप्लेन करने के बाद आपको बता दें यहाँ पर सभी डाटा जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड का सारा डाटा जो है शिक्षा विभाग के पास सेव रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें ये डाटा जैसे ही आप फिल करेंगे शिक्षा विभाग के पास ये सभी जानकारी उपलब्ध रहेगा और भविष्य में आप किसी के बारे में भी शिकायत अगर आपको लग रहा है कि ये फर्जी है तो इसकी जांच शिक्षा विभाग अपने स्तर से करवा सकते हैं। तो इससे एक यही फायदा है कि फर्जी अभ्यर्थियों पर जो है थोड़ा रोक लग सकता है, बस एक और एक यही फायदा है। बाकी आपको बता दें शिक्षा विभाग को जो है पटना हाईकोर्ट में आंकड़ा देना है कि बीएड और डीएलएड का कितना है, इसीलिए ये जो है फॉर्म भरवाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग कक्षा 6 से ऑनलाइन काउंसलिंग की सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आपको बता दें प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह पहले भी बोल चुके हैं कि बिहार में हम जो है फर्जी अभ्यर्थियों को हमें पकड़ना है, इसलिए हम ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवा सकते। जी हाँ, जो है इस डाटा का भी यही मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डाटा का भी जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने में काम आ सकता है। तो ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर आपकी ऑनलाइन जो है काउंसलिंग भी नहीं होने जा रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक अगले माह अर्थात अक्टूबर में जो है कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कैंप लगाकर किया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है अपने बातों पर किस हद तक वे जो है सही खरे होते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि वे जो बताते हैं वो सही है और बाकी अन्य कोई बताता है या बोल रहा है, अगर आप कोई अभ्यर्थी अपने मन से कुछ बोल रहे हैं तो वो गलत है। आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अपना जो है 10-10 बार स्टेटमेंट बदल चुके हैं और बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में जो इतना विलंब और इतना झंझट हो रहा है इस सब का जिम्मेवार जो है शिक्षा विभाग है। आपको बता दें आप सभी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग आपको याद होगा दिसंबर में होने वाला था, फिर जनवरी में, फिर इसके बाद जो है अभी 1 वर्ष हो चुका है लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों का जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है। क्या इससे पहले भी जो है मामला कोर्ट में था? जी नहीं, इससे पहले मामला कोर्ट में नहीं था। ये जो है विभाग के रवैये की वजह से जो है ऐसा हुआ है। और एक बात तो तय है कि इस बहाली की प्रक्रिया में और जितना विलंब होगा और भी ज़्यादा जो है बाधाएं उत्पन्न होगी, क्योंकि अब जुलाई वाला सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो भी संभवतः अगले माह जो है होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, अगले माह लास्ट अक्टूबर तक हो जाएगी या फिर अक्टूबर नवंबर के प्रथम वीक में जो है उम्मीद लगा सकते हैं कि इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर बहाली प्रक्रिया में विलंब होती है तो समस्याएँ और भी ज़्यादा होगा। उधर दिसंबर सीटेट मामले की बात करें तो दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थियों के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पर उनकी जो है प्रबल संभावना की जा सकती है, इसलिए कि जो है बिहार में शिक्षकों की बहाली जो होती है वो पिछले 5 से 7 वर्ष के बाद या 7-8 वर्षों के बाद एक बार आती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भले ही आपको ये दावा कर रहे हैं कि वे जो है उन्हें क्या नया कानून जो लागू हो गया है, मतलब ये नई शिक्षा नीति जिसके तहत शिक्षा विभाग का कहना है उन्हें स्कूलों में शिक्षकों को बहाल करना है, तो क्या इससे पहले जो है RTE एक्ट के तहत जो है राइट टू एजुकेशन के तहत क्या
स्कूलों में 30 बच्चे पर एक शिक्षक जरूरी नहीं था? क्या उन नियमों को पालन करने के लिए जो है अभी तक जो है शिक्षा विभाग या विभाग के अधिकारी नहीं कर पाए? लेकिन अब कहना है उनका कि जो है जो नई शिक्षा नीति आई है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत विभाग के अधिकारियों का कहना है इसके तहत हमें जो है स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत है। क्या आरटी एक्ट के तहत, आरटीई के एक्ट के तहत जो है आपको स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं था? क्या एनईपी की शिक्षा नीति बनाने वाले जो है जो इसका नियम को लागू करवाएंगे, क्या वे अधिकारी आसमान से आएंगे ज़मीन पर इस नियम को लागू करवाने के लिए? तो अधिकारी वहीं रहेंगे, नियम वही रहेंगे, बस जो है कहने और सुनने के लिए हो गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत हमें शिक्षकों की स्कूलों में ज़रूरत है, इसलिए हम बहाल करेंगे, जल्दी करेंगे। क्या आरटी एक्ट के तहत शिक्षकों की जो है छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए, क्या उसमें 30:1 या 35 जो है या जो अनुपात है उसका पालन नहीं करना चाहिए था? तो विभाग ने जो है इस आरटी एक्ट के नियम का पालन नहीं किया, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका नियम का पालन करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? साथ ही आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि बिहार में अभी 2,75,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। जी हाँ, 2,75,000 से भी सीटें हैं। और नई वैकेंसी की बात करें तो नई वैकेंसी जो है आपका कुल मिलाकर अभी नहीं आने वाली है। नई वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल इंतजार करना होगा। भले ही शिक्षा विभाग या विभाग के अधिकारी आपका कितना भी दावा करे, आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ कि ये बहाली की जो प्रक्रिया है वो कम से कम अगले वर्ष तक चलेगी। जी हाँ, अगले वर्ष तक। विभाग के अधिकारी का कहना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो 31 अगस्त तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है विभाग के अधिकारी के पास, आपको बता दे कि इस माह जो है आपका कक्षा 1 से 5 का जो है मेरिट लिस्ट भी सभी नियोजन इकाई के द्वारा विभाग अगर जारी करवा लेते हैं तो मान लेंगे कि विभाग के पास बहुत ज्यादा पावर है और सारा चीज जो है विभाग समय पर करवा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस माह भी कक्षा 1 से 5 का जो है मेरिट लिस्ट सभी पूर्ण तरीके से जो है नहीं जारी करवा पाएगा विभाग। जी हाँ, आप देख लीजिएगा आप सभी अभ्यर्थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विभाग के अधिकारी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग खुद हाईकोर्ट जा रहे हैं और जो है कई बहाने बना के ये जो है अभ्यर्थियों को खुद ही गुमराह कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि ये जो आवेदन लिया जा रहा है इस आवेदन को लेकर के आप परेशान नहीं हो। संभवतः जल्द ही जो है एक लिंक जारी किया जाएगा। लिंक जैसे ही जारी किया जाएगा आप सभी अभ्यर्थियों को इसकी सूचना जो है दे दी जाएगी। ये फिलहाल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो आवेदन कर दिया है। लेकिन इस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि आवेदन की संख्या यहाँ पर यदि 1 हो या 1 से अधिक आवेदन हो तो 5 आवेदन अपलोड करें। मतलब एक आवेदन अगर आपने 1 से ज़्यादा आवेदन अगर किए हैं तो अधिकतम 5 आवेदन अपलोड करें। इसका मतलब क्या है कि आप जो है सिर्फ 5 ही आवेदन अपलोड किए। एक अभ्यर्थी जो है मान लीजिए 100-200 नियोजन इकाई में फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप जो है एक भरवाइए उनसे या 500 भरवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर भरवाना है तो सभी अभ्यर्थियों का डिटेल्स लीजिए कि किस प्रखंड में आपने आवेदन किया है, किस पंचायत में आवेदन किया है और उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सभी जानकारी होना चाहिए अगर आप कुछ अभ्यर्थियों के हित में सोच रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप अपने काम के लिए अभ्यर्थियों को जो है गुमराह करके ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और कल अगर आप डाटा अगर गलत तरीके से हाईकोर्ट में पेश करते हैं, अगर ये मामला फिर से पटना हाईकोर्ट में जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? विभाग या अभ्यर्थी होगा? तो फिलहाल आप सभी अभ्यर्थियों से यही कहेंगे, जैसे ही वेबसाइट पर लिंक आएगा, फिलहाल फर्जी अभ्यर्थियों को जो है रोक के लिए एक कारागार उपाय ये हो सकता है। ऑनलाइन जो बात कही जा रही है, जो डाटा मंगाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें आप सभी अभ्यर्थियों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। फर्जी को छोड़ करके बाकी ये नाम के लिए जो है अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो है समय बर्बाद या फिर उलझा कर रखने के लिए जो है ये ऑनलाइन लिया जा रहा है। क्योंकि विभाग समय सीमा के भीतर ये डिटेल जो है सारा डिटेल 1 से 5 और 6 से 8 की जो बात कही जा रही है या फिर मान के चलते 1 से 5 में सभी पंचायत, सभी जो है नगर पंचायत और सभी प्रखंड में कितने आवेदकों की संख्या है बीएड और डीएलएड का, ये डाटा जो है इस जन्म में उससे संभव ही नहीं है जब तक जो है सभी नियोजन इकाई कक्षा 1 से 5 का जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर देता है तब तक। तो ये था एक अपडेट। साथ ही आपको बता दें इसमें कुछ करेक्शन की जो बात कही जा रही है, आप सभी अभ्यर्थियों के कई सारे सुझाव है, इसमें से कुछ प्रमुख सुझाव ये भी है, आप डेटा मांगा गया है, आप सभी अभ्यर्थियों के सुझाव ये भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बीएड, डीएलएड, एनआईओएस का 3 जो है अलग अलग कॉलम हो, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कहना है कि आपने 2 कॉलम ही रखा है बीएड और डीएलएड का। एक एनआईओएस का भी अलग से कॉलम होना चाहिए, दूसरा कॉलम होना चाहिए एनआईओएस का यूडाइस कोड की जांच होने के लिए। इसके लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूडाइस अभ्यर्थी मांग करे कि एनआईओएस अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं इसका यूडाइस भी डालना होगा, यूडाइस कोड डाले और इसका स्कूल का नाम भी डाले ताकि इसकी जाँच किया जा सके। जी हाँ, आपको बता दें अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आपने जो फॉर्म का डिटेल अगर आप सभी अभ्यर्थी
हम सभी अभ्यर्थियों से ले रहे हैं, तो आप फर्जी अभ्यर्थियों को अगर पकड़ना चाहते हैं, हम सभी अभ्यर्थियों के लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो इसमें जो है आप यूडाइस की जांच हो सके, इसलिए उसका यूडाइस कोड ले और स्कूल का नाम भी ले, ताकि जो है जांच किया जा सके। साथ ही आधार नंबर सबका जरूरी है, इसको लिया जाए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी का ये भी सुझाव है कि जाति, लिंग, निवास का भी कॉलम होना जरूरी है। जन्म तिथि भरवाए और माता का नाम भी भरवाना है। साथ ही सभी लोग के फॉर्म भरने के उपरांत जो है एक यूनिक कोड अर्थात जो है एक रिसीविंग आपको दे दिया जाए, इसकी भी मांग की जा रही है, इसमें जो है शामिल हो, ताकि जैसे ही अभ्यर्थी कोई फॉर्म सबमिट करता है तो एक रिसीविंग कोड जो है रिसीविंग आ जाए उसके पास। साथ ही यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का जो है आधार कार्ड जो है अपलोड करवाया जाए और फॉर्म का रिसीविंग पंचायत, प्रखंड जो भी हो एक अपलोड करवाया जाए। अगर कोई अभ्यर्थी कोई भी फॉर्म अगर भरे हैं तो इसका एक फॉर्म का जो है प्रूफ के लिए कि आप जेन्युइन अभ्यर्थी है, आपने कहीं सच में फॉर्म भरा है, इस प्रूफ के लिए जो है एक रिसीविंग आप जो है अपलोड करने की बात कही जा रही है। साथ ही अगला सुझाव है कि सभी का एकेडमिक सर्टिफिकेट और टीटी सर्टिफिकेट का भी जो है जांच अविलंब हो तभी कैंप में भाग लेने दिया जाए। जी हाँ, अभ्यर्थी का ये कहना है कि पहले जो है आप सर्टिफिकेट और जो टीईटी की जो सर्टिफिकेट है, टीईटी या फिर सीटीटी का, इसका अविलंब जांच करा लिया जाए, जिससे जो है तभी उनको कैंप में भाग लेने का जो है मौका दिया जाए। और साथ ही एनआईएस डीएलएड से 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूर जो है अपलोड करवा लें। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो कुछ सुझाव है, ये कुछ इस प्रकार के सुझाव है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि एनआईएस से डीएलएड है जो भी, उन्हें 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूर से जरूर अपलोड करवा ले। साथ ही एकेडमिक सर्टिफिकेट और टीटी सर्टिफिकेट की जांच अविलंब हो तो ही कैंप में भाग लेने दिया जाए। और रिसीविंग भी सभी अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि एक कॉपी आप अपडेट कर दे, अपलोड कर दे, और सभी लोग आधार कार्ड भी। तो ये था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो है सभी लोगों का फॉर्म के उपरांत एक जो है यहाँ पर यूनिक कोड दिया जाए। जी हाँ, यूनिक कोड दिया जाए, जिसे जो है नियोजन के समय दिखाना जरूरी कर दिया जाए और इसके बिना जो है कैंप में किसी को भी शामिल होने नहीं दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं और एनआईएस को लेकर के और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो है इसमें ये कारागार उपाय हो सकता है सभी अभ्यर्थियों के लिए, इससे फर्जी अभ्यर्थी पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि मामला पटना हाईकोर्ट में है, 2 मामले अभी पटना हाईकोर्ट में है, 1 दिसंबर और एक जो है आपका प्राथमिकता वाला। दोनों मैटर की बात करें तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर अभ्यर्थियों को इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने का अगर मौका दे दिया जाता है तो इस सब का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हाँ, रह जाएगा इन्हीं केसों में रह जाएगा कि इन अभ्यर्थियों की अगर काउंसलिंग भी हो जाती है तो जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग करा लेंगे उन्हें दोबारा काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा, यही एक फायदा रहेगा। इसलिए अगर दिसंबर सीटेट को आवेदन करने का मौका दे भी दिया जाता है तो इससे आप सभी अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन परेशानी थोड़ी बढ़ जरूर जाएगी, समय थोड़ा लंबा जरूर होगा। फिलहाल आप सभी अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट का फैसला का वेट करें और शिक्षा विभाग के द्वारा जो इंटरटेनमेंट आप सभी अभ्यर्थियों को कराए जा रहे हैं उस इंटरटेनमेंट का आप सभी अभ्यर्थी इसमें भाग लेकर